रेखा के उस संघर्ष की दास्तां, जिनका साक्षी रहा उनका मंदिर जैसा बंगला, चकाचौंध से दूर रहने वाली एकांत प्रिय और एक हद तक रहस्यमय रेखा। वो रेखा जिन्हें आज उनके भव्य साड़ियों और दीवा इमेज के लिए ज्यादा जाना जाता है, जिनकी मांग में भरा सिंदूर तो गॉसिप में रहता है, लेकिन बचपन में मिले गहरे घावों और फिल्म इंडस्ट्री में लंबे संघर्ष की बात नहीं होती। फिल्मों से दूर रहने के बावजूद वो रेखा हाल ही में जब आईफा अवार्ड में परफॉर्म करती है तो उनकी चर्चा किसी नई अभिनेत्री से भी ज्यादा होती है। वो सदाबहार रेखा आज 70 बरस की हो गई है। 2014 की फिल्म सुपर नैनी के बाद से रेखा किसी भी फिल्म में मुख्य भूमिका में नहीं दिखी। वो आमतौर पर इंटरव्यू भी नहीं देती। उनके बंगले की दीवारों के पार पापराजी के तेज कैमरे तक नहीं पहुंचाते। मगर लंबे समय के बाद पिछले साल जब रेखा प्रतिष्ठित वोग मैगजीन के कवर पर नजर आई तो उस इंटरव्यू की सबसे खास बात थी कि रेखा का बार बार अपनी माँ को याद करना। यहाँ इस बात का भी जिक्र था कि रेखा का घर उनकी माँ के नाम पर था, पुष्पावल्ली। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड पर आज के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान के घरों से कुछ दूरी पर है रेखा का घर, जिसके अतीत में रेखा और उनकी माँ पुष्पावल्ली के संघर्ष की दास्तां भी छुपी है। हर इंसान की कहानी माँ से ही शुरू होती है, वो माँ जो साया बनकर अपने साथ रहती है। रेखा के जीवन में भी माँ शायद सबसे अहम किरदार है। मैंने फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली से पूछा कि उन्होंने उमराव जान की भूमिका के लिए रेखा को ही क्यों चुना, जबकि उस समय स्थापित और अभिनय में बेहतर माने जाने वाले स्मिता पाटिल का विकल्प उनके पास था। उन्होंने फौरन जवाब दिया, रेखा की आंखों में गिर कर उठने की एक कैफियत थी। जिंदगी लोगों को हिला कर रख देती है। इंसान बार बार गिरता है, मगर जब तक वो हर बार उसी ताकत से ना उठे, उसके अंदर जीने का अंदाज पैदा नहीं होता। टूटकर बिखरने के बाद वापस संभलने का यही एहसास मुझे रेखा की आंखों में नजर आया। मुजफ्फर अली ने जिस एहसास का जिक्र किया वो शायद रेखा के अतीत, उनकी माँ से जुड़ा है, जिसमें दुख और दुश्वारियां झेलने की कहानी और उन पर जीत पाने की दास्तां भी है। कहानी शुरू होती है 1947 में, जब मद्रास का प्रसिद्ध जेमिनी स्टूडियोज तमिल फिल्म मिस मलिनी का निर्माण कर रहा था। फिल्म की हीरोइन थी एक नई अभिनेत्री पुष्पावल्ली। अपनी नौकरी छोड़कर आए एक खूबसूरत नौजवान रामास्वामी गणेशन को भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। इसी फिल्म के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। आने वाले वक्त में रामास्वामी गणेशन जेमिनी गणेशन के नाम से तमिल सिनेमा से सबसे बड़े सितारों में से एक बने। जेमिनी और पुष्पावल्ली फिल्मों में एक हिट जोड़ी के रूप में पहचाने गए। हालांकि जेमिनी शादीशुदा थी, लेकिन पुष्पावल्ली के साथ उनका रिश्ता किसी से छुपा नहीं था। पुष्पावल्ली चाहती थी कि जेमिनी उनसे शादी करके घर बसा ले, लेकिन उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को नाम या सामाजिक मान्यता नहीं दी। 10 अक्टूबर 1954 में पुष्पावल्ली और जेमिनी की पहली बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया भानुरेखा गणेशन। भानुरेखा का जन्म ही अफवाहों से घिरा हुआ था। इन अफवाहों और निजी जिंदगी से जुड़ी चर्चाओं ने ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ा। बचपन से ही माँ ने बताया था कि उसका नाम भानुरेखा गणेशन है। इस नाम के जरिए वो अपनी बेटी को वो हक देना चाहती थी जिसके लिए वो खुद हमेशा तरसी थी। गणेशन नाम उस सम्मान और गरिमा का एहसास दिलाता था। भानुरेखा के बाद जेमिनी और पुष्पावल्ली की 2 बेटियां और हुई, लेकिन भानुरेखा छोटी उम्र से ही जान गई थी कि उसके पिता एक दूसरे घर में रहते हैं, जहां उनका एक और परिवार है, वो परिवार जिसे वो बेहद प्यार करते हैं। पूरे बचपन उसने अपनी माँ को धीरे धीरे टूटते हुए देखा है। एक बच्चे के मन पर ऐसे अभिघात का असर उम्र भर जाता नहीं है। पुष्पावल्ली ने पिता की कमी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर ये आसान नहीं था। पुष्पावल्ली की उम्र बढ़ रही थी और फिल्मों में रोल कम होने लगे थे। अपने परिवार के लिए वो लगातार शूटिंग पर जाती रही। अपने बचपन को याद करते हुए रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारी माँ के लिए हमारा प्यार एक जुनून था और इसकी वजह से
ये भी थी कि वो कभी घर पर नहीं होती थी। वो अपना ज़्यादातर टाइम शूटिंग पर बिताती थी। जिस दिन वो घर पर होती थी वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार की तरह होता था। हम सब उनकी गोद में बैठना चाहते थे। उनकी शख्सियत बड़ी प्रभावशाली थी। मैं उनसे नाराज़ भी होती थी कि वो हम पर इतनी हावी क्यों है, और इसलिए भी कि हमारी ज़रूरत के वक्त वो हमारे पास क्यों नहीं होती। लेकिन मैं हमेशा से उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रही। धीरे धीरे माँ पुष्पावल्ली को फिल्मों से ऑफ़र मिलने बेहद कम हो गए। हालात बिगड़ते गए और परिवार का खर्चा चलाने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ गई। तनाव में पुष्पावल्ली की सेहत भी खराब कर दी थी। कर्ज चढ़ता जा रहा था। पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर आ गया था। फिल्मी दुनिया भानुरेखा को कोई खास पसंद नहीं थी। अपनी माँ के संघर्ष में वो उस दुनिया का अंधेरा सच देख चुकी थी, मगर वो परिवार की आखिरी उम्मीद थी। 1990 में इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि 9वीं क्लास में मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई और 14 साल की उम्र में मुझसे काम करने को कहा गया। मुझे तब तक ये पता नहीं था कि मेरी माँ पर कितना कर्ज है, तो मुझे फिल्मों में काम करने की बात सही नहीं लगी। किस्मत से ऐसा मौका आया जब रेखा को बम्बई में फिल्म बनाने वाले एक निर्माता ने साइन करने में दिलचस्पी दिखाई। पुष्पावल्ली अपनी 13-14 साल की बेटी को लेकर बम्बई पहुंच गई। रेखा अपना शहर छोड़कर बम्बई तो आ गई थी, मगर दिल ही दिल में बेहद घबरा गई थी। यह शहर ना उनके अकेलेपन को समझाता था, ना उसकी जवान को। उन्हें रह रहकर अपनी माँ पर गुस्सा आता था, जिन्होंने उनकी मर्जी के बिना उन्हें यहाँ धकेल दिया था। इंटरव्यू में रेखा कहती है, बम्बई एक जंगल जैसा था जहाँ मैं खाली हाथ बिना किसी हथियार के आ पहुँची थी। वो मेरी जिंदगी का बेहद डरावना दौर था। यहाँ मर्दों ने मेरी संवेदनशीलता का फायदा उठाने की कोशिश की। एक 13 साल के बच्ची के साथ ऐसा होना डरावना था। फिर एक दिन भानुरेखा ने तय कर लिया कि वो उस सम्मान को पा करेगी जो उसकी माँ को नहीं मिला। बम्बई में उसकी शुरुआत हुई अपने नाम से सरनेम गणेशन को हटाने से। भानुरेखा गणेशन अब रेखा बन गई। रेखा का बम्बई में पहला घर था जुहू में होटल अजंता का कमरा नंबर 115, जहां वो पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी माँ के साथ रही। इसके बाद लंबे समय तक माँ बेटी किराए के मकानों में रही। एक सुकून भरा घर शुरुआत से कभी भी नहीं था। कम उम्र में संघर्ष करने निकल पड़ी रेखा को अपनी माँ के साथ इंडस्ट्री काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी। हिंदी फिल्मों में काम करने आई रेखा को शुरुआत में हिंदी तक ठीक से नहीं आती थी। उनके सांवले रंग रूप, ज़्यादा वजन और 33 इंच की कवर का पूरी इंडस्ट्री में पूरी तरह मजाक उड़ाया गया। रेखा कई इंटरव्यूज में उस दौर का जिक्र कर चुकी है। 3 अगस्त 2008 को अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ से उन्होंने कहा था, मेरे काले रंग और दक्षिण भारतीय चेहरे की वजह से मुझे हिंदी फिल्मों की अगली डकलिंग कहा जाता था। मुझे बेहद तकलीफ होती थी जब लोग उस दौर की हीरोइनी से मेरी तुलना करते और कहते कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। पहली फिल्म अनजाना सफ़र में एक किशन सिंह के लिए मजबूर होने के विवाद से लेकर फिल्मों से निकाले जाने और कई नाकाम रिश्तों तक रेखा के जीवन में ड्रामाई घटनाओं की कोई कमी नहीं रही। शुरुआती दौर में रेखा के साथ विज्ञापन फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने मुझे बताया था, वो 13-14 साल की रही होंगी जब मैंने उनके साथ कुछ एड फिल्में की थी। उन्हें हिंदी नहीं आती थी और फिर भी मैं हैरान था कि वो किसी वजह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टिकी हुई थी। लेकिन मैं उनकी आंखों की चमक और कैमरे के सामने उनकी जबरदस्त आत्मविश्वास को भी नहीं भूल सकता था। उस समय भी उनमें कुछ अलग बात थी। इस सारे आत्मविश्वास की बड़ी वजह रेखा अपनी माँ को बताती है, जो इस बेहद मुश्किल समय में परछाई की तरह उनके साथ रही। पिछले साल वर्ग मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में रेखा ने कहा, मेरी माँ मेंटोर थी। उन्हें देखकर मुझे लगता था कि जैसे वो देवी है। उन्होंने मुझे प्यार और सौम्यता से जीवन जीना सिखाया। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि तुम कभी भी अपनी आंखों की चमक को खोने मत देना। और चमक रेखा ने खोने नहीं दी और फिर कुछ साल में वक्त बदला। खासतौर पर 1976 की फिल्म दो अनजाने में उनके अभिनय की तरफ सबका ध्यान गया। हिंदी ना जानने वाली, ज़्यादा वजन के लिए भद्दा मजाक झेलने वाली रेखा ने 70 के दशक के अंत तक अपनी धारा प्रवाह हिंदी, उर्दू और बेहतरीन फिटनेस के लिए जानी जाने लगी। अपने करियर में हार
ना मानने का जुझारूपन उन्हें अपनी माँ से मिला। रेखा ने बैक मैगजीन से अपने इंटरव्यू में कहा, माँ ने हमेशा मुझे सिखाया कि मौलिकता पर जोर दो, वो करो जो दिल चाहे, वो नहीं जो दूसरा तुम पर थोपे। 1980 तक आते आते घर, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, खूबसूरत जैसी कामयाब फिल्मों से वो टॉप अभिनेत्रियों की जमात में आ गई। फिर इजाजत, कलयुग और उत्सव जैसी समांतर सिनेमा की फिल्मों में यादगार अभिनय किया। 80 के दशक के अंत में जब श्रीदेवी की तूती बोलती थी, रेखा ने ब्लॉकबस्टर खून भरी मांग 1988 एक्शन रोल निभाकर सबको हैरान कर दिया। रेखा के साथ फिल्म घर और इजाजत बना चुके निर्देशक गीतकार गुलजार ने मुझसे कहा था, रेखा किरदार को लिबास की तरह पहन लेती है। सोचिए, जिस अभिनेत्री को शुरुआत में हिंदी उर्दू बोलना तक नहीं आती थी, उसने कुछ साल बाद खूबसूरत उर्दू बोलते हुए उमराव जान के रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया। लेकिन रेखा का जिक्र आज भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और निजी जिंदगी में नजदीकियों को लेकर ज्यादा किया जाता है। इसकी वजह से काफी हद तक रेखा खुद भी है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और करियर में किए हुए मेकओवर का श्रेय हमेशा अमिताभ बच्चन को दिया। कभी इशारों में तो कभी घुमा फिरा कर उन्होंने यह जता दिया कि उनकी काया पलट की प्रेरणा वही है। वह हमेशा शर्माते, संकोचाते हुए अपनी जिंदगी में अमिताभ की अहमियत को बातें करती है। वो ये बताना नहीं भूलती कि अमिताभ की आमद ने उनकी जिंदगी में नाटकीय परिवर्तन कर उन्हें कहां से कहां पहुंचा। जीवन में अमिताभ की अहमियत उन्होंने अपनी माँ के बराबर बताई थी। आज भी रेखा के पूरे करियर से ज्यादा जिक्र अमिताभ के साथ उनकी नजदीकों का भी होता है। एक बहुआयामी चर्चा के शोर में उनकी अपनी मेहनत और बेमिसाल कामयाबी कहीं पीछे छूट जाती है, खासतौर पर अपने परिवार के प्रति उनका समर्पण। रेखा और उनकी माँ को हमेशा से एक बड़े सुंदर घर का अरमान था। लंबे जद्दोजहद के बाद 80 के दशक की शुरुआत में रेखा ने अपनी माँ का ये सपना भी पूरा कर दिया। मुंबई के बांद्रा में वो खूबसूरत घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी माँ के नाम पर पुष्पावल्ली रखा था, मुझे मंदिर जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं महसूस होती, मेरा घर ही मंदिर जैसा है। रेखा ने वॉग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में यही कहा था। रेखा की छोटी बहन धनलक्ष्मी के पति और अभिनेता तेज सप्रू ने मुझे बताया कि रेखा एकाकी योद्धा है। सभी बहनें अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी, पर रेखा इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने वाकई मुश्किल हालात में सब कुछ अकेले ही किया। वो शानदार लड़ी और जीती। अपने परिवार को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बड़े तूफान झेले। बेकार की अनगिनत फिल्मों में काम करने के लिए रेखा की काफ़ी आलोचना होती थी, लेकिन रेखा के जीजा बताते हैं कि रेखा ने 70 के दशक में आंख मूंद कर इसलिए फिल्में साइन की क्योंकि उन पर अपनी माँ, 2 भाइयों और 3 बहनों वाले अपने बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी। जितनी ज़्यादा फिल्में वो करती उतने ही उन्हें पैसे मिलने वाले थे। उस समय नायक और नायिकाओं की फीस के बीच बहुत बड़ा फासला होता था। अपने पहले है बेबाक और ईमानदार जवाबों से ठीक उलट उन्होंने खुद को मानो समेट लिया। अपने आसपास एक दीवार सी खड़ी कर ली जो आज भी कभी नहीं गिरती। जो थोड़े बहुत इंटरव्यू वो देती है उनमें भी उनके जवाब अब खुद की बनाई सरहदों में महफूज होते हैं। ऐसा लगता है कि रेखा ने जानबूझकर अपनी एकांकी, सुंदर, स्वप्न सुंदर या डीवा की शख्सियत ओढ़ रखी है। उनके साक्षात्कार के अब निराकार और दार्शनिक से बने गए हैं, लेकिन पुष्पावल्ली के साये में जीवन बिता रही रेखा बिना फिल्मों सक्रिय रहते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों से में एक है।